हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन, वेलकम लर्न कॉमर्स वंस अगेन। पिछली वीडियो के अंदर आपने प्लानिंग के केस बेस्ड क्वेश्चंस देखे थे और आज इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे चैप्टर 5 के ऑर्गेनाइजिंग के केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो 12th क्लास के बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के जो केस स्टडीज हैं वो आपकी इस वीडियो के अंदर आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, आइए। तो आपके बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 5 के ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के जो केस स्टडीज हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो आज हम इस वीडियो के अंदर लेके आए हैं। तो इस वीडियो के अंदर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। देखो, इशिता वर्क्स एज अ कॉर्पोरेट इवेंट कोऑर्डिनेटर इन एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में कॉर्पोरेट इवेंट कोऑर्डिनेटर का काम करती है। शी हैज बीन मेड एन ओवरऑल ऑफिशियल इंचार्ज फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ पेंटिंग एग्जीबिशन फॉर वन ऑफ द क्लाइंट्स ऑफ द कंपनी। तो उसको इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का कोऑर्डिनेटर बनाया गया और उनको मतलब उसको ऑफिशियल इंचार्ज, ओवरऑल ऑफिशियल इंचार्ज बनाया गया पूरा पेंटिंग एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने एक क्लाइंट के लिए। फॉर इंश्योरिंग दैट द एग्जीबिशन टेक्स प्लेस सक्सेसफुली शी आइडेंटिफाइज द वेरियस एक्टिविटीज। तो ये एग्जीबिशन सही ढंग से पूरी हो जाए उसके लिए उसे आइडेंटिफाई किया बहुत सारी एक्टिविटीज जो उसमें इन्वॉल्व हो सकती थी और पूरे काम को डिवाइड किया इनटू वेरियस टास्क ग्रुप्स। कौन कौन से? जैसे मार्केटिंग कमेटी बनाई गई, डेकोरेशन कमेटी बनाई गई, रिसेप्शन कमेटी बनाई गई, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। अब सभी कमिटीज के अंदर कोऑर्डिनेशन लाने के लिए शी अपॉइंट्स सुपरवाइजर। हर ग्रुप का एक सुपरवाइजर अपॉइंट किया। हर मेंबर इस ग्रुप में उसको कहा गया कि तुम रिपोर्ट करो सुपरवाइजर को। ईच मेंबर इन द ग्रुप इज आस्क्ड टू रिपोर्ट टू रिस्पेक्टिव सुपरवाइजर एंड ऑल द सुपरवाइजर्स, सपोज सभी सुपरवाइजर को कहा गया कि वो ऑर्डर, इशिता के ऑर्डर के हिसाब से काम करें। अब इस केस के अंदर आपको एक फंक्शन बताना है, मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन आइडेंटिफाई किया गया और कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इस पूरे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो पार्ट ए में आपने आइडेंटिफाई किया। तो पहले आपने आइडेंटिफाई करना फंक्शन कौन सा। फंक्शन तो ऑर्गेनाइजिंग दिखाई दे रहा है क्योंकि पूरे काम में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और साथ साथ स्टेप्स बताने हैं इसके अंदर आपको, लाइंस बताते हुए कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इशिता ने परफॉर्म किया इसके अंदर। सेकंड में स्टेप्स बताने हैं। स्टेप्स बताने के लिए कौन कौन से? सबसे पहले जो हमारा स्टेप आता है इसके अंदर कि आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क। देखो यहां पे इसने किया था, अगर आपको लाइंस कोड करनी है ये देखो, इस इवेंट को, एग्जीबिशन को सक्सेसफुली क्रिएट करने के लिए शी आइडेंटिफाई, उसने सारी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया और पूरे काम को डिवाइड कर दिया अलग अलग टास्क ग्रुप्स में, जैसे कि मार्केटिंग कमेटी, डेकोरेशन कमेटी, रिसेप्शन कमेटी सब बनाई गई। ठीक है, तो ये आपका हो गया आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। उसके बाद किया उसने डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंट्स बनाए थे ये सब इसने। तो एक मार्केटिंग कमेटी बनाई, एक डेकोरेशन कमेटी बनाई। तो पहले तो उसने होल वर्क को डिवाइड किया था ना पूरे टास्क में और फिर उसको अलग अलग कमेटीज में डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद डिपार्टमेंट्स बनाने के बाद उसने एक सुपरवाइजर अपॉइंट किया और हर मेंबर को कहा गया कि तुम इसको रिपोर्ट करो सुपरवाइजर को। ठीक, तो ये क्या किया उसने? ड्यूटीज असाइन की। तो थर्ड स्टेप हमारा था ड्यूटीज असाइन करना। हर मेंबर को कहा गया तुम सुपरवाइजर को रिपोर्ट करो और सुपरवाइजर को कहा गया इशिता के ऑर्डर के हिसाब से काम करो। तो थर्ड स्टेप में तो आपके पास हो गया कि एक सुपरवाइजर को रिपोर्ट देने के काम किया गया, तो इसने ड्यूटीज असाइन की। उसके बाद रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स बनाए, यानी कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो चारों स्टेप्स नजर आ इसके अंदर। पहले काम को आइडेंटिफाई किया, काम को डिवाइड किया, फिर डिपार्टमेंट्स बनाए, उसके अलग अलग कमेटीज बनाई, फिर ड्यूटीज असाइन की कौन किसको क्या काम करेगा और साथ में रिपोर्टिंग, यानी कि कौन किसको रिपोर्ट देगा ड्यूटीज असाइन करने के बाद। ठीक है ना, तो सुपरवाइजर पे पॉइंट किया और साथ साथ सबको रिपोर्टिंग लीडरशिप तैयार की कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ये चारों स्टेप्स इस ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हमने लाइंस के साथ यहां पर आपको बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहां पर आपको छोटा सा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाइंग स्टेट द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आपके जो स्ट्रक्चर हैं उनमें से आपको इसमें से बताना कि कौन सा स्ट्रक्चर इसमें आइडेंटिफाई करना है। दैट शुड बी फॉलोड बाय द कंपनी। पहला है वृंदा लिमिटेड ग्रोज सो इट नीड्स टू ऐड मोर एम्प्लॉइज। कंपनी बढ़ रही है तो ज्यादा एम्प्लॉइज चाहिए, नए डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने हैं और इंट्रोड्यूस न्यू लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें कौन सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है? वृंदा लिमिटेड ग्रोज
so it needs to add more employees, create new departments, introduce new levels of management. यहां आपके पास फंक्शनल, क्योंकि लेवल्स बनाने हैं, तो डिविजनल स्ट्रक्चर आपका यहां पर, डिविजनल फंक्शन दो टाइप के स्ट्रक्चर हैं, तो क्योंकि एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर कौन सा होता है जिसके अंदर अलग अलग बिजनेस यूनिट्स होते हैं, अलग अलग बेसिस पर, यानी कि जो लाइन आपने क्रिएट की है, जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो, उस प्रोडक्ट के हिसाब से आप डिवीजन बनाते चले जाओगे। तो यहां पर एक डिविजनल स्ट्रक्चर, नए डिपार्टमेंट्स हैं, नए डिविजन्स हैं, नए लेवल्स हैं, ठीक। तो यहां पर डिविजनल स्ट्रक्चर यूज की रहेगी। श्रेया लिमिटेड एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज हैं एंड रिक्वायर्स हाई डिग्री स्पेशलाइजेशन। और स्पेशलाइजेशन के हिसाब से अगर काम बांटना है तो फंक्शनल स्ट्रक्चर यहां पर चलेगा, क्योंकि अगर वो डिपार्टमेंट्स बना रही है तो डिविजनल स्ट्रक्चर बनेगा, और जब वो स्पेशलाइजेशन के हिसाब से काम को बांट रही है, डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज कंपनी कर रही है, तो वो फंक्शनल स्ट्रक्चर को यहां पर फॉलो करेगी, ठीक है। थर्ड हमारे पास है टी, एक पर्सन है जो फैक्ट्री चला रहा है, वेयर द शी मैन्युफैक्चर शूज बनाने की फैक्ट्री है, जहां पर टी ये फैक्ट्री चला रही है। बिजनेस हैज बीन डूइंग वेल, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, एंड शी इंटेंड्स टू एक्सपैंड बाय डाइवर्सिफाइंग इनटू लेदर बैग्स। अब वो शूज के साथ साथ लेदर बैग्स में भी जाना चाहती है, साथ साथ वेस्टर्न फॉर्मल वियर में। दे वर मेकिंग हर कंपनी कंप्लीट प्रोवाइडर, तो पूरा कॉर्पोरेट वियर हो जाएगा इसके अंदर, वेस्टर्न फॉर्मल वियर भी आ जाएगा, लेदर बैग्स भी आ जाएंगे, और शूज तो कंपनी ऑलरेडी बनाई रही है। दिस विल एनेबल हर टू मार्केट हर बिजनेस यूनिट एज वन शॉप फॉर वर्किंग वुमेन। तो वर्किंग वुमेन के लिए पूरा एक वन शॉप तैयार हो जाएगी। कौन सा स्ट्रक्चर वो रिकमेंड आप करोगे इस बढ़ती ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी कि अगर वो लेदर बैग्स की तरफ जा रही है, फॉर्मल वियर में जा रही है, शूज में जा रही है कंपनी, इसका मतलब यहाँ पर भी उसको डिवीजन बनाने पड़ेंगे, काम बढ़ेगा तो यहाँ पर भी डिविजनल स्ट्रक्चर बनेगा, और साथ में कौन कौन से एडवांटेजेस हैं जो इस स्ट्रक्चर के आपके पास आ सकते हैं। तो डिविजनल स्ट्रक्चर, क्योंकि वो अलग अलग प्रोडक्ट्स के हिसाब से डिवाइड करेगी काम को, कंपनी शूज का अलग डिवीजन, लेदर बैग्स का अलग डिवीजन, और वेस्टर्न फॉर्मल वेयर का अलग डिवीजन, तो इसका डिवीजन स्ट्रक्चर तैयार होगा। यानी ऑर्गेनाइजेशन जब बढ़ेगी तो उसको ज्यादा एम्प्लॉइज चाहिए होंगे, तो इसका तरीके से डिवीजन स्ट्रक्चर बनाकर वो अपना काम को अच्छा स्मूथली बना सकती है। डिवीजन स्ट्रक्चर अडॉप्ट करते हुए कंपनी को जो एडवांटेज मिलेंगे, एक तो ग्रोथ। अब जो टी का बिजनेस है उसके बहुत सारे डिवीजन बन जाएंगे, शूज, बैग, नॉर्मल वियर के। उन हर डिवीजन के अंदर वो अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, ये सब अपना अपना काम करेंगे अपने कंपनी के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। यानी कि यहाँ पर स्पेशलाइजेशन भी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी। जब सब अलग अलग डिवीजन में काम कर रहे हैं तो सबकी, हर डिवीजन मैनेजर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अपनी अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही होगी कि अपने अपने डिवीजन के प्रॉफिट्स और कॉस्ट को कंट्रोल करो। उसके बाद स्पेशलाइजेशन भी है, हर डिवीजन है अपने अपने फील्ड में स्पेशलाइज दिखाएगा कि मैं इस प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन हूँ, उसके प्रॉफिट्स को दिखाएगा। और फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी, यानी कि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए आ सकती है तो हर डिवीजन अपना एक इंडिपेंडेंट यूनिट तरह काम करेगा, जिसमें डिसीजन मेकिंग जल्दी होगी और इनिशिएटिव लेने का पूरा मौका मिलेगा। तो इस तरह से डिवीजन स्ट्रक्चर के क्या फायदे हो सकते हैं वो हमने इस क्वेश्चन के अंदर देखे। अब एक और क्वेश्चन देखो, एक कंपनी वॉशिंग मशीन बना रही है। There is a well-defined system of jobs with a clear and definite authority, responsibility, accountability in the company. But people are not allowed to interact beyond their officially defined roles. यानी लोगों को जो रोल्स बताए गए हैं उसके बाहर काम करना अलाउड नहीं है। As a result, the company is not able to adapt. तो चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को अडाप्ट नहीं कर पा रही। The workforce is also not motivated, और वर्कफोर्स में मोटिवेशन नहीं मिल रही उनको, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन नहीं है। कंपनी इज फेसिंग प्रॉब्लम्स, तो इसलिए डिलेज हो रहे हैं, इनएडिक्वेट रिकग्निशन पूरा नहीं मिल रहा टैलेंट को आगे दिखाने के लिए। तो आपको बताना है, सजेस्ट करना है हाउ द ऑर्गेनाइजेशन कैन ओवरकम, तो इन प्रॉब्लम्स को कैसे वो दूर कर सकती है, और दो बेनिफिट्स बताने हैं आपकी सजेशंस जो आप यहां से निकाल के लाते हैं। क्या लगता है आपको, क्या कमियां आ रही हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर? यहां पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो समस्या आ रही हैं वो था एक फॉर्मल स्ट्रक्चर यहां पर तैयार है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि सबके पास अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी है, लेकिन लोगों को अलाउड नहीं है अपने ऑफिशियल डिफाइंड रोल से बाहर निकालने, यानी पूरी तरीके से फॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो किया जा रहा है यहां पर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है ना। लेकिन अब इसको दूर करने के लिए आपको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की तरफ जाना चाहिए। तो आपकी सजेशन क्या है इसके अंदर कि आपको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए। तो कंपनी जो है वो जो समस्या फेस हो रही है उसको पूरा करने के लिए एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की तरफ जा सकती है। वो तब होता है जब कंपनी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही लोगों को बातचीत करने का पूरा मौका दे, एक दूसरे से बात करेंगे।
तो जो बेनिफिट्स मिलेंगे इस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से, इससे उन मेंबर्स की सोशल नीड्स पूरी होंगी, उनको एक बिलोंगिंगनेस आएगी, उनको लगेगा कि हम कंपनी के अंदर मिलकर काम कर रहे हैं, और इससे जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी। इससे कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे होंगे, क्योंकि कई बार इनएडिक्वेसीज, जो कमियां फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की होती है, वो जब दूर हो जाएंगी तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के थ्रू आपको काम करना आसान रहेगा और कंपनी के ऑब्जेक्टिव भी पूरे होंगे। तो इस तरीके से सारे काम बहुत इजीली पूरे किए जा सकते हैं। तो ये आपको बताना है कौन कौन से बेनिफिट्स आपको इस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से मिल सकते हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन। अतुल ज्वाइंस एज रीजनल सेल्स हेड इन द एक्सपोर्ट डिवीजन ऑफ एफएमसीजी कंपनी। एक डिपार्टमेंट मीटिंग में ही आस्क, अपने सबऑर्डिनेट्स को पूछा उसने, मानिक को, टू टेक चार्ज ऑफ द कंपनी न्यू ऑफिस इन दुबई, कि दुबई में एक ऑफिस है, वहां का चार्ज तुम ले लो। उसने काम बांटा टू हिम एंड ग्रांट्स द नेसेसरी अथॉरिटी भी दे दी। हाउएवर विद इन द मंथ, एक महीने के बाद, बाय सीकिंग रेगुलर फीडबैक ऑन द एक्सटेंट ऑफ वर्क अकम्प्लिश्ड बाय द मानिक, अतुल रियलाइजेस दैट मानिक इज नॉट डूइंग द वर्क। उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मानिक काम नहीं कर रहा, तो ही टेक्स अवे, उसने अपनी अथॉरिटी वापस ले ली जो उसने उसको डेलीगेट की थी, और फिर वो काम दे दिया, डेलीगेशन अथॉरिटी दे दी प्रकृत को। अब जो टाइम वेस्ट हो गया इस स्विच ओवर के अंदर, द वर्क एट द दुबई ऑफिस सफर्स ट्रेमेंडसली, वहां का काम सफर हो गया और कंपनी अपने डिजायर गोल्स पूरे नहीं कर पाई। अब आपको बताना है, व्हाई इज मानिक सपोज टू गिव रेगुलर फीडबैक अबाउट वर्क टू अतुल। पहला क्वेश्चन है, मानिक को क्यों कहा गया था कि तुम्हें रेगुलर फीडबैक देना है अतुल को? मानिक को रेगुलर फीडबैक इसलिए देना था क्योंकि उसको अथॉरिटी दी गई थी। जब उसको जिम्मेवारी दी गई है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो वो आंसरेबल भी है, अकाउंटेबल भी है। और जब उसको अथॉरिटी दे दी गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई, तो आंसरेबल भी है, अकाउंटेबल भी है, तो जवाब तो देने पड़ेंगे। इसलिए जरूरी है कि उसको फीडबैक चाहिए था और फीडबैक देना चाहिए था। क्या ये जो सेकंड क्वेश्चन है, कैन द अथॉरिटी ग्रांटेड, जो सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी दी जा रही है, क्या वापस ली जा सकती है या किसी को रीडेलीगेट की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। जब उसने काम नहीं किया तो अथॉरिटी जो दी है किसी बंदे को, वो हम वापस भी ले सकते हैं और किसी और आदमी को रीडेलीगेट भी कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन सिंपल यस बताना है। थर्ड है, क्या मानिक को रिस्पॉन्सिबल माना जा सकता है फॉर नॉट मीटिंग द वर्क रिलेटेड एक्सपेक्टेशन? जो उसने काम सोचा था, एक्सपेक्टेशन सोची थी, वो ऐसी पूरी नहीं हुई है, तो क्या मानिक रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? यस, मानिक रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उसने जो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अतुल ने काम दिया था, वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है, तो ये ऑब्लिगेशन, ड्यूटी बनती है सबऑर्डिनेट की, वो जो ड्यूटी दी गई है उसको पूरा करें अपनी एबिलिटी स्किल के हिसाब से, और नहीं पूरा करता है तो मानिक रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उसको पूरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी दी गई है। अब आपको इसी अपने बुक के अंदर अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर आपको डिफरेंशिएट करना है। अथॉरिटी के बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती, यानी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपस में मैच करने चाहिए। आपको इन दोनों में डिफरेंस बताना है, अथॉरिटी कहां से आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां से आती है, सब कुछ आपको बताना है। अगर अपनी बुक के अंदर पूरा क्वेश्चन है तो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटिंग पूरा टेबल जो है वो आप इसमें ऑरिजिन एंड फ्लो, दो बेसिस बताना है कि ऑरिजिन यानी कहां से आती है और फ्लो कहां से कहां फ्लो करती है। जैसे ऑरिजिन में अथॉरिटी जो आती है वो टॉप लेवल से आती है, ठीक, और फ्लो करती है टॉप से बॉटम की तरफ। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बॉटम से टॉप की तरफ फ्लो करती है, और अकाउंटेबिलिटी भी बॉटम से टॉप की तरफ फ्लो करती है। और ओरिजिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी कहां से आती है? रिलेशनशिप से आती है, कि अगर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप है, यानी कि सब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की तरफ से, तब जाके वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा होती है। ठीक है, ये सब कुछ आप बता सकते हो इनमें डिफरेंशिएट करते हुए। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। एक कंपनी है होम क्रिएशंस लिमिटेड, एक लार्ज डिपार्टमेंटल स्टोर है जो बहुत टाइप के प्रोडक्ट्स एक ही रूफ में, यानी कि एक छत के नीचे सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। कंपनी का 50 स्टोर्स हैं, कंपनी के पास 50 स्टोर्स हैं पूरे देश के अंदर। ईच स्टोर, हर स्टोर एक मैनेजर के चार्ज में है, जिसको स्टोर्स रन करने हैं ऑटोनॉमसली, अपने इंडिपेंडेंट तरीके से, अपने डिसाइड करना है प्रोडक्ट्स को किसको प्रमोट करना है, कैसे स्टाफ को अपॉइंट करना है, कैसे हैंडल करना है कस्टमर कंप्लेंट, सब कुछ उसको पूरा इंचार्ज बना दिया गया एज दीज मैनेजर्स। अब इन सब मैनेजर्स का पूरी डीपर नॉलेज है इंस्टीट्यूशंस की, तो इट एनेबल्स देम टू टेक, इसलिए वो डिवीजन इफेक्टिवली अच्छी तरह ले पा रहे हैं। दिस अप्रोच हेल्प्स टू इंप्रूव कस्टमर सर्विस, इससे कस्टमर सर्विस भी इंप्रूव हो रही है और साथ साथ मोरल बढ़ रहा है उन मैनेजर्स का भी, जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ रही है सोर्स मैनेजर की, कि उनको इनोवेशंस करने का पूरा मौका मिल रहा है। अब आपको बताना है कौन सी पॉलिसी इस होम क्रिएशंस लिमिटेड ने फॉलो की अपने स्टोर्स को रन करने के लिए। बताओ क्या किया इसने? यहां पर इसने जो पॉलिसी फॉलो की है वो की है डिसेंट्रलाइजेशन, काम बांटा है, अथॉरिटी बांटी है, सबको डिवाइड किया है। तो जो अप्रोच यूज की होम क्रिएशंस लिमिटेड ने वो डिसेंट्रलाइजेशन किया। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि एक डेलीगेट किया गया पावर्स को निचले से निचले लेवल तक, सिर्फ अगर कुछ सेंट्रलाइजेशन लेवल पर, सेंट्रल पॉइंट्स पर कुछ चीजें यूज करने, उसको छोड़ के बाकी सब कुछ डेलीगेट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर उसने क्या किया, सब कुछ बांट दिया था काम अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन किया गया।
अब आपको ये जो इंपॉर्टेंस बतानी है, जो अप्रोच आपने ए पार्ट में बताई है डिसेंट्रलाइजेशन, उसके 3 पॉइंट्स यहाँ पे आपको बताने हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस में आपको बताओगे, इससे सबऑर्डिनेट के अंदर इनिशिएटिव भी मिलता है, यानी वो एक नया कदम अपनी तरफ से ला पाते हैं, डिसीजन मेकिंग जल्दी हो जाती है और एक मैनेजर का टैलेंट भी बढ़ता है, मैनेजर को अपनी तरफ से कुछ ना कुछ दिखाने का मौका भी मिलेगा। तो इनिशिएटिव बढ़ेगा, डिसीजन मेकिंग जल्दी होगी और टैलेंट भी उनका इंप्रूव करेगा। उसके बाद लास्ट में पूछा है 2 वैल्यूज, कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पर एम्प्लॉइज को कम्युनिकेट करने के लिए 2 वैल्यूज बतानी है। यहाँ पर एक तो इनिशिएटिव और एक ट्रस्ट, विश्वास की जगह है, इनिशिएटिव है, 2 चीजें वैल्यूज हमने यहाँ पर कम्युनिकेट करी है। ठीक है, तो ये कुछ ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के हमारे केस बेस्ड क्वेश्चन केस स्टडीज थे, और आने वाली क्लासेस के अंदर, आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको बाकी चैप्टर्स के केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और बने रहिए, बी कनेक्टेड एंड बी हेल्थी एंड स्टे विद लर्न इन कॉमर्स। थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय।